भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और हमारे सभी सखाओं को, विविध भारती के सभी श्रोताओं को शेफाली कपूर और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो? देखिए क्या बात है शेफाली, जब भी मिलती हो हर बार उतावली रहती हो मेरी हालत, वो कहते हैं कि क्या हाल है करने, ये जानने के लिए। भाई देखिए ऐसा है ना कि जिससे दिल की बात हम कर सकते हैं, दिल से दिल मिल जाए, अपने व्यूज मिल जाएं, जज्बात मिल जाएं, तो उससे मिलने की बेताबी एक अलग ही होती है। तो हमारे श्रोता भी तो हमसे बेचैन रहते हैं मिलने के लिए। और हम भी कितने उतावले रहते हैं। 3 से 4 का जो वक्त है हमारे लिए, हमारी सखी और सखाओं के लिए, बिल्कुल बहुत ही इंतजार से भरा होता है। बिल्कुल। और इस दौरान को 3 बजे के पहले का जो वक्त होता है ना, हम लोग आपस में कितना डिस्कस करते हैं ना अपने श्रोताओं को लेकर, उनके कमेंट्स को लेकर, उनकी बातों को लेकर। हमारी निगाहें उनके संदेशों पर रहती है कि हमारे जो आज के विषय हैं उन पर हमारे श्रोताओं ने क्या कुछ लिखा है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। जैसे आज बताइए उनकी मैसेज में क्या खास है? अरे आज तो इतना खास है कि पूछिए मत। जैसे कि हमारे वरिष्ठ उद्घोषक विविध भारती के श्याम जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उन्होंने आज उनको शुभकामनाएं दी हैं। कितने सारे संदेश आए हैं जी श्याम जी के लिए, जहां हमारे श्रोता उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके आगे का जो जीवन है उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद भी दे रहे हैं। हर कार्यक्रम में, इसके पहले जो कार्यक्रम मैंने किया उसमें भी श्याम जी को लेकर बहुत सारे मैसेजेस आए और हमारे इस कार्यक्रम के लिए भी आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, रिटायरमेंट एक ऐसी चीज होती है जो लास्ट डे होता है, उसमें हर इंसान भावुक हो जाता है। बिल्कुल होता है। और देखो ऐसा है शेफाली की जो रिटायरमेंट का दिन है वो व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है, खास दिन होता है, है ना। और जो उसकी जो यात्रा है, जो नौकरी है, उसका एक अंतिम दिन होता है, लेकिन एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, एक नया जीवन शुरू होता है, फिर से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं मंदाकिनी जी जो हम अपने जो कार्यकाल होता है नौकरी के दौरान नहीं कर पाते हैं। जैसे परिवार को पूरा समय न दे पाना, अपने शौक पूरे नहीं कर पाते हैं, बस अपने हिसाब से घूम नहीं पाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि सारा वक्त ऑफिस में निकल जाता है। और जो बचा खुचा समय होता है वो घर परिवार के लिए थोड़ा बहुत, और बाकी ऑफिस की तैयारी में ही निकल जाता है। तो अब ये समय जो होता है वो अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का और अपने जो बचे कुछ शौक हैं जो नहीं कर पाए वो पूरा करने का। लेकिन अब मैं देख रही हूँ आप अपना पिटारा भी साथ में खोलती जा रही हैं। भाई देखिए पिटारा तो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमारे श्रोताओं को इंतजार रहता है कि आज इनके पिटारे में क्या क्या है। तो आप बता दीजिए क्या लाई हैं? आज तो मैं पतंग उड़ाने वाली हूँ। अरे वाह क्या बात है, अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में। और आप पतंग लेके आई हैं? पतंग तो मैं लेकर आई, लेकिन मुझसे कई लोगों ने कहा कि आओ पतंग उड़ाएं, लेकिन ना मुझे मांझे से बहुत डर लगता है। अरे क्या शेफाली, मांझे से डरती हो? लेकिन सादा मांझा इस्तेमाल करना है ना, हमें दूसरे मांझे इस्तेमाल नहीं करने जिनसे कि हाथ कटता है या निरीह पशु पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है, गर्दन कट जाती है। हमें वो मांझे का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं तो उससे बहुत डरती थी। तो डरना नहीं चाहिए। वो मांझा हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि सादा मांझा इस्तेमाल करना है, जिसे हम सद्दी भी बोलते हैं। हाँ, सद्दी भी बोलते हैं, लटाई में करते हैं ना जैसे। हाँ, तो वो लेके उड़ाएंगे भी पतंग, है ना? बिल्कुल उड़ाएंगे। तो आज हम अक्षय तृतीया पर बात करने वाले हैं। और जरा याद करो कुर्बानी में आज अमर शहीद बाबू गुलाब सिंह हमारे विषय रहेंगे खास। जी जी जी। और भी तो कुछ होगा आपके पिटारे में? बहुत कुछ है भाई, क्या बात है। आज देखिए बुजुर्गों के सानिध्य की जो स्नेहिल छाव है उस पर हम थोड़ी देर बैठेंगे। बिल्कुल, है ना? बड़ी अच्छी लगती है। जिंदगी की धूप कई बार इतनी मुश्किल हो जाती है, इतनी कठोर हो जाती है कि उस धूप में हम झुलस जाते हैं। और ऐसे समय में हमारे बुजुर्ग ही हमें अपने प्यार की छांव देते हैं, अपने आशीर्वाद की छांव में जब बैठाते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। और वो बहुत जरूरी भी है। हाँ, वो अपने जीवन में बुजुर्गों का साया बहुत जरूरी है। और इसके अलावा देखिए खाने पीने की बात होगी। अचार, क्या बात है। अच्छा, अचार का जिक्र हो और हमारी सखियां रेसिपी ना लिख के भेजें, ऐसा हो नहीं सकता। बहरहाल हम लोग एक गाना सुनते हैं, इस दौरान मेरे ख्याल से सखियां अपने कमेंट्स भेजेंगी और मेरे ख्याल से रेसिपीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप क्या सोचती है खाली सखियां अचार बनाती हैं? नहीं, सखा अचार नहीं बनाते? हाँ बिल्कुल बनाते हैं। तो हम अपने सभी सखा और सखियों का आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि वो आचार हमें बना के भेजें कि किस किस तरह का आचार वो इन दिनों बना रहे हैं और उसका स्वाद कैसा होता है। बस ये ध्यान रखें थोड़ा सा, मेरा गला खराब नहीं हो, ऐसी कोई चीज न डाले उसमें। हाय क्या बात है। और बड़ा झटपट वाला अचार बना देना तो बड़ा मजा आ जाए, जो फटाफट हमें खाने को भी मिल जाए। सुनिए, कहिए,
सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। विविध भारती पर हम लेकर आ रहे हैं सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस सप्ताह हम हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करेंगे इसी गुरुवार यानी 1 मई को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। अगले हफ्ते से इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच, यानी 6 मई से आपको फोन करना है प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से। लेकिन इसकी पहली रिकॉर्डिंग हम करेंगे इसी हफ्ते गुरुवार यानी 1 मई को। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 02240024662। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दे 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। तो याद है ना, हेलो सहेली की पहली रिकॉर्डिंग गुरुवार यानी 1 मई को, प्रसारण शुक्रवार दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। क्या कर रही हैं आप? कुछ सोच रही हैं? लगता है पतंग उड़ाने के बारे में सोच रही हैं। बिल्कुल, पतंग उड़ाने के बारे में तो सोच ही रही हूँ, लेकिन मैं ये भी सोच रही हूँ कि कल से हमारी सहेलियों के लिए ये जो नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है ना, तो हमारी सखियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस कार्यक्रम में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बंद हो गया था, फिर से दोबारा शुरू हो रहा है और बहुत उत्सुक होंगी सखियां। तो कल 11 से 12 के बीच में हमें कॉल करना ना भूलें। बिल्कुल सखियों, आप तैयार रहिए और याद रखें क्या बात करनी है कल के लिए खास, क्योंकि ये तो वो कहेंगी कि आज हमारा कॉल लग गया है और हम बहुत खुश हैं इस कार्यक्रम को शुरू करने की वजह से, लेकिन वो और अपने दिल की बात क्या कहना चाहती हैं वो भी नोट कर लें अभी डायरी में। हाँ, ये बेहतर रहता है कि हम अगर फोन कॉल लगा रहे हैं, लग गया, उस वक्त हमें कुछ भी याद नहीं रहता क्योंकि बहुत उत्सुकता रहती है। तो आप पहले से अपना एक पॉइंट्स बना लें और उस पर अपना बातचीत करें। तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। और कौन सा गीत सुनना चाहती है, 3-4 गाने अपने नोट रख ले। बाय देवे कोई गाना हमारे पास नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, तो हम दूसरे गाने की फरमाइश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आपके पास लिखा हुआ होगा। तो कल क्या बातें करनी है सखियों को, ये लिखना अभी से शुरू कर दे। लेकिन हाँ, अभी सखी सहेली के संदेश लिखने हैं पहले। लेकिन सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं बिल्कुल देते हैं। आज तो बहुत बड़ा दिन है और अब उत्सव हैं। आज से विवाह उत्सव फिर से तैयार होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। और अक्षय तृतीया की जो बात है, तो ये पर्व तो वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दौरान मनाया जाता है और पूरे देश में इसे अलग अलग तरीके से बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और इस अक्षय तृतीया को सुख समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला दिन माना जाता है मंदाकिनी जी। और इस दिन जब तब दान पुण्य का जो होता है ना, वो अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। हाँ, और इस दिन को भगवान परशुराम के जन्म, माँ गंगा के अवतरण और भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा से उनके मिलन की स्मृति में भी मनाया जाता है। और ये सारी घटनाएं इस दिन को विशेष और शुभ मानने के कारण बनती हैं। बिल्कुल। और ऐसी मान्यता भी है कि जैसे कि इस दिन जो कार्य, कोई भी शुभ कार्य या निवेश आप करते हैं तो वो हमेशा फलता फूलता है। और इस दिन नए उद्यम की शुरुआत करने को बहुत उपयुक्त समय माना गया है। हाँ, बिल्कुल। और जैसे मांगलिक कार्य आज से शुरू हो गए हैं। अभूत सावे कहा जाता है। आज के दिन आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करनी नहीं होती है। आज का दिन अभूत सावे के रूप में माना जाता है। बिल्कुल। और आज के दिन बहुत से लोग एक दिन का उपवास भी रखते हैं, भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा चली आ रही है हमारे देश में। बिल्कुल। और इस दिन कहते हैं कि पितरों के नाम से जो दान पुण्य के कार्य होते हैं वो मंगलकारी माने जाते हैं। और साथ ही नए व्यापार की शुरुआत है और गृह प्रवेश के लिए जो होता है ना, वो आज का दिन सर्वोत्तम माना गया है। हाँ बिल्कुल। और आज के दिन तो आज का जो खास दिन है, सोना खरीदने की परंपरा भी खास मानी जाती है ना, क्योंकि सोने को धन और सुरक्षा का प्रतीक हमारे यहाँ माना जाता है। तो जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं वो आज के दिन निश्चित रूप से करते ही हैं। और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, जैसे कभी कोई छोटा आभूषण ले लिया या कुछ भी
ले लिया आपकी सामर्थ्य के हिसाब से। और वैसे मंदाकिनी जी ऐसा भी देखते हैं हम कि कुछ लोग सोने के बजाय चांदी में भी खरीदारी करते हैं, और ऐसा भी मानते हैं कि जो लोग सोने चांदी की खरीदारी नहीं करना चाहते हैं वो मिट्टी के पात्र में निवेश करना पसंद करते हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के पात्र को मुख्य सामग्री के रूप में मिट्टी से बनाया जाता है ना? और जो धरती माँ का एक रूप है और वो धरती माँ के आशीर्वाद के तुल्य होता है, बराबर होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मिट्टी की तो वैसे भी बहुत महत्ता है हमारे देश में। मिट्टी को जो है ना बहुत महान माना जाता है। मिट्टी का महत्व बहुत ज्यादा है। और तुलसी जी का पौधा आज के दिन हम खरीदते हैं, कपास खरीदते हैं, सेंधा नमक भी आज शुभ माना जाता है। और माना जाता है कि ये सभी जो चीजें हैं वो घर की नकारात्मकता को दूर करती हैं। ऐसे ही हमारे साथियों ने भी कुछ कमेंट्स भेजे हैं इसके लिए। लिखते हैं कि अक्षय तृतीया का जो दिन है इसे आखा तीज भी कहा जाता है। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कि जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, और इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। और वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, लेकिन वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। बिल्कुल। और आगे लिखा है इन्होंने कि आज के दिन स्नान दान का महत्व है। विष्णु भगवान को जो जौ का, सत्तू और मीठे पकवानों का भोग लगाते हैं, और लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। मीठे खाद्य पदार्थ, ठंडे पेय, छाता, चप्पल का भी दान होता है। और कहते हैं कि आज के दिन किया हुआ दान अक्षय होता है। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी कहते हैं कि दान तो आप किसी भी दिन करें शुभ ही होता है, लेकिन आज का दिन खास इसके लिए और माना गया है। वहीं हमारे एक श्रोता तो लिखते हैं कि प्रिय श्रोतागण, क्या आपको मालूम है कि, अच्छा, सखी सहेली कार्यक्रम के बारे में लिखते हैं, हेलो सहेली के बारे में, कि सखी सहेली की छोटी बहन हेलो सहेली अब शुरू होने वाला है, तो क्या आप इसके स्वागत के लिए तैयार हो? भाई छोटी बहन बना दिया आपने हेलो सहेली को। हो सकता है वो बड़ी बहन बन के आ रही होती। हाँ, ये भी बात है। अब तो वो आएगी तब पता चलेगा कि वो छोटी बहन है या बड़ी बहन है। लेकिन स्वागत तो आपको करना ही है, कोई भी बहन आए, है ना? बिल्कुल। और वो दिल से स्वागत करेंगे हमारे श्रोता। पतंग उड़ाने का जी करने लगा। और आप कुछ, मुझे लग रहा है कि कुछ कहने की फिराक में है, लेकिन उससे पहले एक ये आया है हमारे पास संदेश। हाँ, हेलो सहेली को लेकर आया है। मैं चाहती हूँ, मैं भी उत्सुक हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा, पढ़िए। लिखते हैं कि आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। और लिखा है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला है कि हेलो सहेली शुरू हो रहा है। हमारे दिल की जुबान पर टेप लग गया था, जो अब टेप हटने वाला है। अरे, हट गया कहिए। बस आपसे एक गुजारिश है कि इसमें सखाओं को शामिल न करें। अच्छा। सखा लोग तो सखी सहेली पर कब्जा कर ही लिए हैं, पर हेलो सहेली पर न करें। हमारे सखा लोग मुझे माफ कर दें, पर ये कार्यक्रम सखियों के लिए रहने दें। भाई देखिए, ऐसा ये तो हेलो सहेली कार्यक्रम है जो सहेलियों के लिए ही है ना। लेकिन देखिए, कार्यक्रम जो प्रसारित ये सखी सहेली हो रहा है, इसे तो सुनने का सबको अधिकार है। सभी सुनते हैं और सखा भी सुनते हैं। तो देखिए, घर में जब आप दोनों पति पत्नी बैठ कर कार्यक्रम सुनते हैं तो सोचिए कितना अच्छा लगता है। और वैसे भी जिंदगी की गाड़ी जो है ना, वो पति पत्नी के दोनों साथ ही चलाते हैं। बिल्कुल। तो फिर हम कैसे उनको दूर कर सकते हैं? लेकिन हाँ, हेलो सहेली कार्यक्रम में तो सखियां ही बात करेंगी, सखा बात नहीं करेंगे, ये बात तो तय है, क्योंकि सखियों के लिए ही कार्यक्रम है। बिल्कुल। तो कल के लिए आप तैयार हो जाइए और अपनी बातें, जैसा कि हमने कहा, नोट कर लीजिए। अपने विचार, अपनी बातें, अपनी पसंद के गीत नोट करके रखिए, ताकि जब कल आपसे जो बात करेगा उससे बात करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ। और हमारी सखियों ने लिखा भी है कि जी बिल्कुल सही, हम तो स्वागत के लिए खुशी खुशी तैयार हैं, बस फोन लग जाए मेरा। हाँ, ये तो आपको प्रयास करना पड़ेगा और हताश नहीं होना है। बाय द वे, आपका कॉल नहीं भी लगता है तो अगली बार कर लीजिएगा। बिल्कुल। दिल को छोटा नहीं करना है, कॉल कभी ना कभी जरूर लगेगा, ये हमें विश्वास है ना। और अब आप वैसे कुछ, मेरे ख्याल से कुछ जानकारी देने चाह रही थी। अरे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ शेफाली, देखिए ना, आपने वेव्स का नाम तो सुना ही है ना। तो जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, है ना। देखिए, 1 मई से 4 मई 2025 जो चल रहा है मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाला ये वैश्विक शिखर सम्मेलन सिर्फ एक इवेंट नहीं है, वहाँ एक सम्मेलन होने वाला है जिसे हम सिर्फ एक इवेंट नहीं माने, बल्कि ये विश्व मंच पर भारत के रचनात्मक उदय की एक
साहसिक घोषणा है जी, है ना। और इसमें देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बृहस्पतिवार को 1 मई को मुंबई में पहले विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अच्छा, हाँ, है ना। जी, और जी, ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वेव्स जो है, जो मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और आपसी सहयोग का जश्न मनाने के लिए शुरू हो रहा है। और इसका उद्देश्य है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी में भारत की बढ़ती वर्चस्व को और ज्यादा बढ़ाना और प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का इसका खास उद्देश्य है। और ये जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें मीडिया और मनोरंजन उद्योग के संपूर्ण पहलुओं को एक साथ लाया जाएगा। हाँ। और एक बात और भी है कि इस भव्य आयोजन में आकाशवाणी की महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ अपनी आकाशवाणी की टीम के साथ मौजूद रहेंगी। सबसे खुशी की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे जी। और सबसे बड़ी बात कि जो कल ये होने वाला है ना, उसमें सिल्वर स्क्रीन के जो दिग्गज सितारे हैं, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, रजनीकांत, शाहरुख खान, ये लोग भी कल उसमें शामिल होंगे। जी, तो एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। और शिखर सम्मेलन में जो विषय है आधारित पूर्ण सत्र और चर्चाएं भी होंगी, जिनका उद्देश्य भारत और अन्य स्थानों पर दृश्य श्रव्य उद्योग के भविष्य को आकार देना होगा। और शिखर सम्मेलन में विषय आधारित पूर्ण सत्र और चर्चाएं भी होंगी, जिनका उद्देश्य होगा भारत और अन्य स्थानों पर दृश्य श्रव्य उद्योग के भविष्य को आकार देना। पहले 2 दिन सिनेमा, फिल्म निर्माण और विपणन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि अगले 2 दिन व्यापारिक बैठकें होंगी, आम जनता की भागीदारी भी होगी इसमें, और दुनिया भर के मंत्री, मीडिया, नेता, नीति निर्माता सभी भाग लेंगे। और शिखर सम्मेलन में पहले घोषित 32 प्रतियोगिताओं के विजेताओं को वेव्स पुरस्कार भी मुंबई जियो वर्ल्ड सेंटर में दिए जाएंगे। तो एक बहुत ही भव्य आयोजन होगा, है तो शुभकामनाएं भी दी। बिल्कुल, ढेरों शुभकामनाएं हम देते हैं इसके सफल आयोजन की। हाँ, तो शेफाली, अब हम बात करेंगे जरा याद करो कुर्बानी, जो हमारा सेगमेंट है। और वैसे भी हम इस विषय पर बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में बातें करते हैं, और हमें हर दिन पता चलता है कि हमारे देश में असंख्य ऐसे लोग हुए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, और बड़ा गर्व होता है। और कुछ ऐसे भी हमारे अमर शहीद जवान हैं जिनके जो मतलब गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नाम भी हमारे उस पर नहीं आया, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सभी को याद करते हैं। बिल्कुल, जो हमारे जहन में थे या उनके बारे में कम चर्चा हुई होगी। तो आज हम अमर शहीद बाबू गुलाब सिंह के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल, है ना। हर दिल में एक जुनून है, कुछ अलग सा रंग, भारत की मिट्टी में बसी है जीवन की उमंग। वाह, है ना। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है मंदाकिनी जी। जिस प्रकार एक विशाल नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने गंतव्य तक अबाध रूप से बहती जाती है, और बीच बीच में आप देखते हैं ना, उसमें अन्य छोटी छोटी धाराएं भी मिलती रहती हैं। उसी प्रकार भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में क्रांतिकारियों के प्रयास, उनके हौसले कभी न शिथिल हुए थे, न पस्त हुए थे, और आज भी वैसे ही जोश भरे हैं। बिल्कुल हैं, और हमेशा के लिए रहेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि जो हमारे देश के जाबाज सैनिक हैं या जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने कभी खुद को डाउन किया ही नहीं, है ना। उनकी जो हौसला था वो बुलंद थे, हमेशा बुलंद रहे। और हमें भी वैसा ही बुलंद होना चाहिए अपने हौसलों के जरिए, ताकि हम देश के लिए कुछ सोच तो सकें। जी बिल्कुल, करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम सोचना भी अगर नहीं चाहते हैं तो ये हम पर बहुत गलत है। हाँ, बहुत गलत है। जी जी जी। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं अमर शहीद क्रांतिकारी बाबू गुलाब सिंह का, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज जनपद के तरौल गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ था, और अवध के तरौल रियासत के तालुकेदार यानी वो राजा थे बाबू गुलाब सिंह, जो नाना साहेब पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साल 1857 के युद्ध में तरौल के तालुकेदार महान क्रांतिकारी बाबू गुलाब सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। बिल्कुल। और अंग्रेजी सेना ने जब छितपालगढ़ से तारागढ़ पर चढ़ाई की थी, तो बाबू गुलाब सिंह ने कई हफ्तों तक अंग्रेजों से लोहा लिया। और ये बात वो भली भांति जानते थे कि अंग्रेजी सेना से लोहा लेना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के सपूत ने अंतिम समय तक अंग्रेजी सेना का जमकर मुकाबला किया। बिल्कुल। और ये भी हमने ऐसा सुना है कि उन्हें उस
उस किले के पास उन्होंने अंग्रेजी सेना को फटकने तक नहीं दिया। और देखिए बात उस दौर की है जब अंग्रेजी सैनिक इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज से लखनऊ क्रांतिकारियों के दमन की मंशा से जा रहे थे। तब बाबू गुलाब सिंह ने अपनी एक छोटी सी निजी सेना बनाई हुई थी। उसके साथ बकुलाही नदी पर घमासान युद्ध करके उन अंग्रेजी सेना में से बहुत सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिससे ऐसा भी माना जाता है कि बकुलाही नदी का जल जो था वो अंग्रेजी सैनिकों के खून से लाल हो गया था। हाँ, पानी लाल हो गया था। और बाबू गुलाब सिंह और उनकी निजी सेना के जो परम शौर्य के आगे मजबूर होकर अंग्रेजी सेना को वापस लौटना भी पड़ा था। हालांकि इस गदर में किले पर अंग्रेजी सैनिकों ने उनके अनेक सिपाही और उनकी महारानी को गोलियों से भून डाला था और इसी मुठभेड़ में बाबू गुलाब सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 3 दिन बाद वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बिल्कुल। और जनराजा के रूप में सम्मानित रहे हैं बाबू गुलाब सिंह ने। जब क्रांति का बिगुल फूंका था, ये उस मतलब शुरुआत की बात है जब उन्होंने क्रांतिकारी का बिगुल फूंका था, तो जनता जो थी वो उसमें शामिल होने को स्वयं ही आगे आने लगी थी। तो बाबू गुलाब सिंह का जनता पर बहुत प्रभाव था। ऐसे महान क्रांतिकारी बाबू गुलाब सिंह को शत शत नमन है। बिल्कुल। और आप कथाएं देखिए, इतिहास पढ़िए, हर ओर ये वीर छाए हुए हैं। बिल्कुल छाए हुए, और हमेशा हमारे दिलो जान से हम उनको नमन करेंगे, उनके हौसलों को। हमारे एक श्रोता लिखते हैं शेफाली कि बाबू गुलाब सिंह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके प्रति इतिहासकारों ने वैसे तो बहुत कम लिखा, लेकिन देश की आज़ादी के लिए इनका बलिदान हर भारतीय के लिए अमूल्य है। लखनऊ का अमीनाबाद पार्क उनके बलिदान की आज भी गवाही दे रहा है, जिसे झंडे वाला पार्क पुराने लोगों के अनुसार कहा जाता रहा है। और अपने इस तिरंगे झंडे को लेकर हर शहर, हर गांव में अलग जगाई गई जो अंग्रेजों की आंखों में चुभ रहा था। जिन जिन घरों पर ये झंडे लगे थे उनके घरों से लोगों को अंग्रेज सरकार ने जेलों में ठूंस दिया था और डर से लोगों ने झंडों को उतार कर छिपा भी दिया था। लेकिन इस झंडे को फहराने को लेकर उन्नाव जिले के कई युवा आगे आए जिनका नेतृत्व गुलाब सिंह कर रहे थे। तो सभी युवा भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय करते हुए लखनऊ के अमीनाबाद पार्क में एकत्रित हुए, जहां पर सिपाहियों ने इन्हें दौड़ा लिया और मारपीट कर भगा दिया था। लेकिन अपनी धुन के पक्के थे गुलाब सिंह और एक पेड़ पर वो चढ़ गए और तिरंगा उन्होंने फहरा ही दिया। तो अपनी बुलंद आवाज से भारत माता की जय बोलते हुए उन्होंने अंग्रेज अफसरों को उन्होंने देखा और उनके हाथ पैर फूल गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो पेड़ पर चढ़कर झंडा फहरा रहे हैं, तो आखिर में अफसर के आदेश पर सिपाहियों ने राइफल ऊपर की और गोलियां दागनी शुरू कर दी थी। क्या बात है। देखिए ऐसे ऐसे वीर हैं जो गुमनामी के अंधेरों में तो हैं, लेकिन उनकी जो कथाएं अंदर से निकलती हैं तो हमें झिझोड़ कर रख देती हैं कि उन्होंने अंत तक अपनी जान पर खिलकर देश की रक्षा की है, क्योंकि वे झंडा फहराने का जो प्रण लेकर गांव से निकले थे उसको पूरा करके ही माने थे। रोंगटे खड़े कर देती हैं ऐसी घटनाएं और बहुत प्रेरित करती हैं। बहुत प्रेरित करती है और हम चाहते हैं कि आज के युवा इन लोगों से कम ये सबक लें, कोई शिक्षा लें कि किस तरह से हम अपने देश के प्रति तन मन धन से अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जी हाँ मंदाकिनी जी, क्या बात है। भाई बात तो ऐसी है कि हमारे श्रोता जो हैं बहुत सारे अपने भावनाएं हमें भेज रहे हैं। आज हमारे जो उद्घोषक हैं श्याम जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनका जो श्रोताओं का स्नेह है आज संदेशों के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। तो आप कहें तो 1-2 संदेश अपने श्रोताओं के हम ले लेते हैं। बिल्कुल है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भी आज सुबह हमें जानकारी मिली कि शांत स्वभाव और मृदुभाषी घनी आवाज के धनी विविध भारती के उद्घोषक जी श्याम जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं भी 15 साल से एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। हमारे सेवानिवृत्त ग्रुप में जी श्याम जी आपका स्वागत है। आपने हम श्रोताओं की पसंद का हमेशा ख्याल रखा है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार के साथ सदा स्वस्थ और समृद्ध रहें, यही हम कामना करते हैं। क्या बात है। हमारे एक साथी ने और भी श्याम जी के लिए लिखा है कि मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि आज जो श्याम जी के जो सेवानिवृत्ति का दिन है, इतने वरिष्ठ तो नहीं लगते थे, इतने शालीन और हंसमुख व्यक्ति सभी के प्रिय पात्र और सम्मानित होते हैं। उनको सादर अभिवादन करती हूँ। तो श्याम जी आप सुन रहे होंगे ये कार्यक्रम। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना प्यार भेज रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से। हमारे श्रोताओं का जो प्यार है हमेशा सर माथे पर रहता है उद्घोषक के, है ना। तो श्याम जी भी इस बात को सुन रहे होंगे और हमारे श्रोता का जितने भी श्रोता चाह रहे हैं आज अपनी बातें कहना, वो सब कमेंट्स के माध्यम से सखी सहेली के माध्यम से श्याम जी को पहुंच रही है। बिल्कुल सच बात है। देखिए जैसे बात हो रही है ना कि श्रोताओं का साथ कितना प्यारा लगता है, ऐसे ही जब हम अपने परिवार में बैठते हैं, ये भी श्रोता भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। अब जैसे हम जब घर में जाते हैं तो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप,
बड़े भाई बहन सब हमारा इंतजार करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई हमें हमारी राह देख रहा है ना। और देखिए ना, हमारी इस जो श्रोता परिवार है उसमें भी हमारे बड़े बुजुर्ग श्रोता भी हैं। हाँ, बिल्कुल हैं, जो परिवार के साथ बैठकर हमारे कार्यक्रम सुनते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो हम उनका भी इंतजार करते हैं इस कार्यक्रम में कि कब हमारे वयोवृद्ध श्रोता हमें सुनेंगे। हमारे जो युवा श्रोता हैं उनको भी हम बहुत पसंद करते हैं कि वो अपनी नई बातें, अपनी नई राय हम तक पहुंचाएं और बड़ों का आशीर्वाद हम तक मिलता रहे। तो वैसे ही हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे पड़ोस में है, आसपास में है, या हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, उनका जो सानिध्य हमें मिलता है, उसकी जो स्नेहिल छाप है, उससे हम हमेशा भीगे रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, क्योंकि ये जो होते हैं ना, हमारे आदरणीय बुजुर्ग होते हैं जो हमारे परिवार के, ये ऐसे छायादार पेड़ के समान होते हैं मंदाकिनी जी, जिनकी जो, जैसा आपने स्नेहिल छांव की बात की, इनकी जो स्नेहिल छांव होती है वो हमारी जिंदगी उसमें पनपती है, सच पूछिए तो। और ये हमारे कुटुंब का स्तंभ होते हैं, आधार होते हैं। और ये वट वृक्ष की शीतल छांव जैसे होते हैं हमारे बुजुर्ग। और इनकी जो चेहरे की झुर्रियों में इनकी दबी मुस्कान होती है, इनके जो कांपते हाथ हैं उनमें छिपी हुई शक्ति होती है, वो आशीर्वाद बनकर हम पर बरसती है। बहुत प्यारी बात कही है। थोड़ा सा प्यार के भूखे होते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग अपने संतान से, अपने बड़े जो बच्चे हैं, घर के अन्य परिवार के सदस्य हैं, उनसे वो इतना ही चाहते हैं कि उनका सम्मान उनको मिलता रहे, प्यार उनको मिलता रहे, और थोड़ा सा वक्त वो अपने लिए चाहते हैं अपनी संतान से। जी बिल्कुल। और वैसे भी देखा जाता है कि आजकल जो इतनी व्यस्त जिंदगी है वहाँ पर उतना ध्यान नहीं रखते हैं घर में लोग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत कटु अनुभव हमें समाज में देखने को मिलते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग एक अलग कमरे में बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनका ध्यान घर वाले नहीं रखते हैं। जो घर के युवा लोग हैं, चाहे उनके बेटे हों, बहुएं हों या दूसरे घर के सदस्य हों, वो उन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अभी पिछले दिनों भी एक खबर आई थी कि जो बुजुर्ग दंपति थी उसने आत्महत्या कर ली थी। उनके पास करोड़ों रुपए थे, तो उन्होंने ये लिखा कि क्या काम के हमारे ऐसे करोड़ों रुपए जब हमारी अपनी औलाद हमें प्यार और स्नेह नहीं दे सकती। तो और देखा जाता है कि अपनी सुविधा के लिए बच्चे जो है माता पिता को वृद्ध होने पर एक बोझ समझ लेते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ये तो सबसे बहुत पीड़ादायी विषय है और बहुत ही धब्बा है हमारे अगर देश में ऐसा हम करते हैं। समाज में कहीं भी, विश्व स्तर पर कहीं भी हमारे समाज में अगर नहीं होना चाहिए सोचते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो बच्चा आज अपने माता पिता के साथ ये कर रहा है, कल उसी स्टेज पर हम भी जाएंगे। बिल्कुल, इस बात को हम नहीं समझ पाते कि जो हम अपने माता पिता के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं, कल हमारी भी औलाद, कल हमारी भी संतान या हमसे छोटे जो लोग हैं वो हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। अभी परसों में शेफाली पढ़ रही थी, एक पिता ने अपने पुत्र को वृद्ध आश्रम से एक चिट्ठी लिखी और उसने उनमें लिखा कि प्रिय बेटा, मेरे तो जिंदगी के लगभग सारे समय पूरा निकल चुका है। यहाँ इस वृद्धाश्रम में एसी नहीं है, पंखे नहीं है, मैंने गर्मी में अपना समय बिता लिया है। अब तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि यहाँ पर एसी या पंखे की व्यवस्था कर दो, क्योंकि मैंने तो अपना समय जैसे तैसे बिता लिया। कल जब तुम्हारी औलाद तुम्हें यहाँ छोड़कर जाएगी तो तुम इस नहीं रह सकोगे, इस ऐसी जगहों पर नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम अभ्यस्त हो एसी में रहने के, एयर कंडीशन जिंदगी तुम बिताते हो, तो तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। बस मेरी इतनी सी इल्तिजा है। तो सोचिए कितना कटु सत्य है ये। वो वृद्धों के ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने को उस स्थान पर रखकर सोचना चाहिए कि कल हम भी वृद्ध होंगे। बिल्कुल, और हम ऐसा इस डर से भी ना करें कि कल हमारे साथ क्या होगा, भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे। हमारे मन में इतनी मानवता तो होनी चाहिए कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। हम उनके लिए अपने घर के, अपने कमरों के कपाट बंद कर देते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं, वो अकेले एक कोने में पड़े रहते हैं, खाते हैं उपेक्षित होकर और सो जाते हैं। सोचिए कैसे आपकी आत्मा गवारा कर जाती है। ये भी सोचना चाहिए कि हम जो आज हैं सिर्फ उनकी वजह से हैं। अगर वो ना होते तो शायद हम भी ना होते। लेकिन वो एहसान तो आप कभी समझ ही नहीं सकते। नहीं समझ सकते। माता पिता का तो एहसान कितना होता है संतान पर, अगर संतान उसका एक बूंद भी समझ ले तो शायद ऐसा अपराध करने की सोचे भी ना। बिल्कुल, है ना? जैसे घर में जो दादा दादी हैं, माता पिता, जो भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप उनके सानिध्य की स्नेहिल छांव को जितना ज्यादा अपने में समेट सकें उसे समेटें और उन्हें अपने साथ रखें, उनके सुख दुख बांटिए। और मंदाकिनी जी, कभी उनके जो
गुजरे पल हैं उनकी पोटलियां उनसे खुलवाएं। हाँ, कि क्या था उसमें, कितना कुछ सीखने को है हमारे पास। और कभी अपनी जो आपकी आधुनिकता की अटैची है वो उन्हें खोल के दिखा दी। सही बात है कि आप क्या सोचते हैं, आपके जीवन का फंडा क्या है ना। हमारे वो प्यार से सुनेंगे, अगर आप अपनी बात उनको समझाएंगे आप क्या चाहते हैं तो वो आपकी बात सुनेंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप चूंकि सुनना नहीं चाहते, उनको देखना ही नहीं चाहते हैं, तो वो उपेक्षित होकर रह जाते हैं। हमारे श्रोता ने भी लिखा है कि बुजुर्गों के पास अनुभव होता है जो आज के युवाओं के लिए अपनी सलाह से उन्हें अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, उन्हें लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए वो बताते हैं। लेकिन कुछ भटके युवाओं में ये धारणा बन गई है कि उनकी बातों का इस युग में कोई महत्व नहीं है। वे पुराने ख्याल आज बेअसर हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम सबको उनकी बहुत सी अच्छी सलाहों को मानने में ही हमारा भलाई है। बिल्कुल सही कहा। और परिवार में बुजुर्गों का जो सानिध्य है वो बहुत ही नसीब से हमें मिलता है। जिनके घर में बुजुर्ग नहीं है उनसे पूछिए क्या हालत है उस घर की, उस घर की क्या हालत है। और फिर ये बुजुर्ग जब हमारे जीवन में नहीं रहेंगे तब इनकी महत्ता हमें पता चलती है। मुझे तो लगता है कई लोगों को तब भी समझ नहीं आती है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो लोग नहीं समझना ऐसा मैंने देखा। हम ऐसा सोचते हैं कि शायद बुजुर्गों के चले जाने के बाद इनकी औलाद या उस घर के अन्य लोग इस महत्व को समझेंगे, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहते हैं। उनकी नजर में किसी भी व्यक्ति की कोई कीमत नहीं होती, अपनी जिद के आगे, अपने अड़ियल स्वभाव के आगे, और अपने ईगो के आगे, अपने अहम के आगे। उनके जीवन में, उनके मन में किसी व्यक्ति के जीवन की कोई वैल्यू होती ही नहीं। लेकिन उनको इस बात का एहसास उस वक्त होता है जब यही सारी परिस्थितियां उनके पर बीतती है। ये तब होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और कहते हैं ना कि माता पिता का कर्ज तो हम लोग कभी उतार ही नहीं सकते हैं। ये हमारे घर की बुनियाद होते हैं, घर की रौनक होते हैं, उनसे हमारी पहचान बनती है और उनके एहसान को हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन याद रखना चाहिए कि जो आज हम उनके साथ कर रहे हैं, कल वक्त भी हमारे साथ वही कर सकता है। बिल्कुल। और हमारी जिंदगी में रंग देखिए न तभी भरते हैं जब बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। और इनकी ज्ञान रूपी छाया से भरपूर ये जो पेड़ हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमेशा बने रहें ये, ताकि हम सारी उम्र तेज धूप के बावजूद इनकी शीतल छाया में बैठ सकें, है ना। और देखिए ना, हर माता पिता, हर घर का हर बड़ा बुजुर्ग यही चाहता है कि उसका बच्चा, उसके घर वाले आगे एक अच्छा इंसान बने, समाज में बड़े बने, नाम कमाए, है ना, एक सम्मान कमाए। तो अब इस चीज़ को एक परिवार में सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और एक कभी बहुत लंबी बातचीत करेंगे इस विषय पर भी। अथाह है ये विषय, अथाह है, सच बात जिसका कोई ओर है न छोरे। सिर्फ इसको समझना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, इस मर्म को समझेंगे नहीं, तब तक ये बात करना भी बेकार हो जाता है। बिल्कुल। मंदाकिनी जी, विल यू फॉरगेट मी? नेवर ना, नेवर, कभी नहीं। अच्छा, देखिए ये गाना सुन रहे थे, बड़ा ही स्वीट सा गाना था। इसी बीच हमारे पास एक कमेंट आया है श्याम जी को लेकर। भारत की गूंज प्रोग्राम जब भी चलता है, कुछ देर के लिए लोकल समाचार भी आते हैं, उसके बाद फिर से प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है। प्रोग्राम खत्म होने के पहले, आज की बात है ये, जी श्याम जी ने याद न जाए बीते दिनों की फिल्म दिल एक मंदिर का गाना बजाया और अपनी सेवानिवृत्ति की बात कही। सचमुच एक बार अचानक सुनकर दिल धक से रह गया। मैं इस समय उनके सेवानिवृत्ति की बाद उनकी एक नई जिंदगी के सफर की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रही हूँ। हम सभी श्रोताओं को जी श्याम जी का प्रोग्राम प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत पसंद है। वे अपने हर प्रोग्राम में कहते थे, अपनों का और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी भी यही कामना है कि आप अपना ख्याल रखिएगा। हम श्रोता भी आपको हमेशा याद रखेंगे। और आज भी श्याम जी ने यही कहा था, आप अपनों का और अपनों का ख्याल रखिएगा। और मैंने भी जब श्याम जी कार्यक्रम करके बाहर निकले तो मैंने यही उनसे कहा कि श्याम सर, आज भावुक कर दिया, और सचमुच मेरी आंखों से पानी आ गया था। बिल्कुल आता है, क्योंकि जब कोई एक विनम्र व्यक्ति, खास तौर से जब वो प्रेजेंटर है, अपनी बात कह रहा है और श्रोता जिस तादाद में सुनते हैं और जिस हिसाब से उनके प्रशंसक होते हैं, उनका इस तरह से जाना, स्थानांतरित होकर कह लेते हैं, या उनके अब रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो श्रोता भावुक होना स्वाभाविक भी है। हम लोग भी भावुक हैं, क्योंकि उनके साथ हम काम करते रहे हैं और बहुत सारे खट्टे मीठे जो प्रसंग है, अनुभव है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज अब करेले का
अचार बता देती हूँ। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। देखिए, करेले को हमारे श्रोता ने लिखा है कि अच्छी तरह से धो ले, इसे 2-2 भाग करके लंबे लंबे टुकड़ों में काट लें और थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दें। जब इसका पानी सूख जाए तब इसमें आप अपने अंदाज से नमक और हल्दी मिला लें। एक शीशे के जार या मर्तबान में बंद करके धूप में रख दें। अगर आप आधा किलो करेले का अचार बना रही हैं तो बड़े आम के टुकड़ों डाल दें और इसमें मिला दें और 2-3 दिन इन्हें धूप में रहने दें। नमक थोड़ा पानी छोड़ेगा और 2-3 दिन में करेले थोड़े गल जाएंगे। अब इसका मसाला तैयार कर लें। जितने करेले हैं उसी हिसाब से आप पीली सरसों, काली सरसों, लाल मिर्च, थोड़ा धनिया, मेथी दाना, मोटी सौंफ, अजवाइन, कलौंजी सब डाल लें। साबुत धनिया, लाल मिर्ची, मेथी, सौंफ इन सभी को सूखे तवे पर रोस्ट भी कर लें। जब बर्तन गर्म हो उस समय सरसों का तेल डाल दें और सरसों को रोस्ट नहीं करना है। हाँ, सरसों के दाने डाल दें। सरसों को रोस्ट नहीं करना है, बस इसकी नमी खत्म करने के लिए। अब इन सभी मसालों को थोड़ा दरदरा पीस लें। जार में रखे हुए करेले को किसी बर्तन में निकाल कर उसका पानी हटा लें। सरसों का तेल गर्म करके ठंडा कर लें। मसाले में तेल मिलाकर, नमक हल्दी मिलाकर इन मसालों को तैयार कर लें। साबुत अजवाइन और कलौंजी भी डाल दें। करेले आम के टुकड़ों को मिलाकर उन्हें फिर से इस जार में रख दें और ठंडा होने के लिए रख दें। 3-4 दिन जब आप धूप में रखेंगे तो ये गल जाएंगे। क्या बात है ना? क्या बात है। अब एक कार्यक्रम अचार को लेकर और हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर मंदाकिनी जी, ऐसे ही जो नींबू होते हैं ना, आप जैसे जो नींबू इस्तेमाल करते हैं, हाँ, तो उसके जो छिलके होते हैं उनको फेंकिए नहीं। अच्छा। हाँ, हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे। हाँ, कि उनको फेंके नहीं, इनको इकट्ठा कर लें और उसमें नमक लगाकर धूप में सुखा लें। बस आप देखिए कुछ दिनों में वो बड़ा बढ़िया सा अचार बन जाएगा और आप चाहें तो उसमें हल्की सी चीनी डाल दें। अच्छा। अगर मन नहीं है तो ना डालें। हाँ, आप देखिएगा केवल नमक से ही वो जब धूप में सूख जाएगा ना, हाँ, तो बड़ा चटपटा लगेगा। अरे वाह, क्या बात है। अब समय हो चला है कि हम सभी से इजाजत ले लें। हाँ, तो ढेर सारी सखियों को, सखाओं को, सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देते हैं कि उनका घर आंगन ऐसे ही जीवन में महकता रहे, ढेर सारी खुशियां आती रहें उनके घर आंगन में और हमें याद करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी को शेफाली कपूर और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। विविध भारती